स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल। अगर इससे पहले आपने मेरी व्हीकल स्क्रैपेज वाली वीडियोस देखे हुए हैं तो उसमें आपने ये नाम सुना होगा, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RVSF। बेसिकली जब स्क्रैपेज किया जाएगा व्हीकल्स का तो उसके लिए स्क्रैपेज स्टेशंस खोले जाएंगे। तो उन स्टेशंस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, क्या क्या अथॉरिटी रहेगी उनके पास, प्रोसीजर क्या होगा, इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट निकाल दिया है। तो डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज है, पर सारे क्लॉज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल में जिन क्लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लॉज 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये सारे क्लॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो पूरा ड्राफ्ट है उसका भी हम ओवरव्यू देख ही लेंगे। तो यहाँ पे ड्राफ्ट का फर्स्ट पेज है। बेसिकली ये GSR है, जनरल स्टैट्यूटरी रूल। इससे पहले भी कई सारे वीडियो मैंने जनरल स्टैट्यूटरी रूल पे बनाए हुए हैं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे जनरल स्टैट्यूटरी रूल पे मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम इस पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूंकि अभी ये ड्राफ्ट है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। आप भी अपने सजेशन गवर्नमेंट को भेज सकते हो। ये बेसिकली ईमेल आईडी है जहाँ पे आप अपने सजेशन भेज सकते हो। तो बेसिकली क्या सजेशन भेजा जाता है, और ये भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसमें से जो सजेशन भेजे गए हैं उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। बट मोरलेस 90% चांसेज होते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट को फाइनल नोटिफाई कर दिया जाता है गजट में, और वो एक लॉ बन जाता है। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। हम ग्रीन टेस्ट के बारे में, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हीकल की एज, स्क्रैपेज पे ढेर सारी चीज़ें हैं, और जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर के भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, लास्ट में उसकी मैं प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए मुझे यहाँ पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको मिलेगी, और अपने सुख दुख के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्लॉज 1 से। क्लॉज 1 में बेसिकली कोई भी चीज़ आता है तो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, मतलब उसका नाम रखा जाता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरा, उसका एप्लीकेशंस कौन से फील्ड में है, तो बेसिकली स्क्रैपेज के लिए, व्हीकल स्क्रैपेज के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, वही उसका एप्लीकेशन है। तो ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी गजट की PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। गजट तो नहीं कहेंगे, अभी वो ड्राफ्ट ही है, गजट में पब्लिश होगा जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तब। डिफिनीशंस भी मेंशन किया गया है, पर्टिकुलरली जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वहाँ पे उनके डिफिनीशंस हैं। बट ये सारे डिफिनीशंस आपके मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR से रिलेटेड हैं, आप इसको पहले से जानते हो। एक दो वर्ड नए यूज किए गए हैं, बट वो एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया नहीं है। अब जो क्लॉज इसका 4 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ RVSF। क्या पावर होता है, क्या ऑब्लिगेशन होती है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, मतलब आप एक लाइसेंस लेना चाह रहे हो RVSF का, मतलब आप चाह रहे हो कि एक स्टेशन आप खोलो, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है आगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो आपको जो वाहन वेबसाइट है ना, उसका पूरा डाटा का एक्सेस दिया जाएगा। आपको एक यूज़र ID दी जाएगी जिससे आप वो डाटा एक्सेस कर सकते हो। उसकी ज़रूरत क्या है यहाँ पे, चूँकि व्हीकल स्क्रैपेज के लिए आपके यहाँ लाई जाएगी, तो आप एटलीस्ट उस व्हीकल का डिटेल देख पाओ कि ये व्हीकल कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कब परचेज की गई, कितना इसकी एज हो गई है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस व्हीकल को स्क्रैपेज में डाल रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, कोई चोरी करके व्हीकल लाया आपके स्टेशन पे, स्क्रैपेज करवा के चला गया पैसे लेके, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए ये सारे डाटा आपको दिए जाएंगे, आगे हम डिटेल में समझेंगे कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आपको इसका भी एक्सेस दिया जाएगा। एक्सेस मतलब इन शॉर्ट ये नहीं है कि सारा कंट्रोल आपका हो जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी एक्सेस दिया जाएगा, और डेफिनेटली रिक्वायरमेंट तो होती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि जो व्हीकल स्टोलन होंगी, जो व्हीकल चुराई जाएंगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या तो लोकल पुलिस स्टेशन में होगा, तो इसका भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। अगर आपके पास लीगल RVSF का स्टेशन है, तो व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी का स्टेशन है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रिकॉर्ड के लिए जो भी आदमी, जो भी ओनर आपके पास व्हीकल लेके आता है, तो रिकॉर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे एक बोनाफाइड लेना होगा उससे कि हाँ ये मेरी व्हीकल है, मैं इसका ओनर हूं और मैं इसको स्क्रैपेज में भेज रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि ओनर ही आए,
ओनर अगर किसी को राइट्स देता है कि उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी ये बोनाफाइड साइन कर सकता है तो उसका होना चाहिए। और ये आपको मेंटेन करना होता है 6 मंथ के लिए, ताकि कोई क्लेम हो तो वो वेरीफाई किया जा सके। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है, क्लॉज नंबर 5 कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर SVSF, मतलब क्या कंडीशन और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारे कंडीशंस और एलिजिबिलिटी आपको मेंशन है क्लॉज 6 में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसको गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने तो कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया है डेफिनेटली, बट ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन भी है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी चाहे कि कुछ एडिशनल क्राइटेरिया उसको वहां पे लगाना है तो डेफिनेटली वो कुछ एडिशनल क्राइटेरिया वहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बात करता है कि किसको ये लाइसेंस इशू किया जा सकता है, मतलब किसको स्क्रैपिंग फैसिलिटी का सेशंस दिया जा सकता है, रजिस्टर किसके नाम से किया जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी लीगल एंटिटी हो, लीगल एंटिटी में आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, कोई भी पर्सन हो, कोई फर्म हो, कोई सोसाइटी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, ठीक है, तो उसके नाम से इसको रजिस्टर किया जा सकता है। मतलब वो अपने नाम पे एक स्क्रैपेज स्टेशन ओपन कर सकता है। तो अगर आप भी इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्लान कर लीजिए, विदिन 6 मंथ इसके बारे में डिटेल चीज़ें आ जाएंगी, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा। हालांकि यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आगे मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है, मतलब कोई एंटिटी है, सपोज कोई फॉर्म्स है, तो ये बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है आपके कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन का, तो ये आपके पास होना चाहिए। वैलिड GST नंबर आपको लेना पड़ेगा एक, और आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपके पास मिनिमम टेक्निकल एजुकेशन, मतलब मिनिमम टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो कर पाओ। बट एज सच इसको आप कहो कि आपके पास नहीं है तो आप ओपन नहीं कर सकते हो, ये सही नहीं है। इसकी जगह पे आप किसी आदमी को हायर कर सकते हो जिसको आप नौकरी पे रख लो, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका यूज होता है मैक्सिमम जगह पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये बेसिकली स्क्रैपेज स्टेशन ओपन करना चाहते हो तो आपके पास ISO 9001 मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 4001 मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये बेसिकली ISO 45001 ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो इसका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होना चाहिए। जब ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हो उसके विदिन 12 मंथ मतलब 1 साल के अंदर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे हिसाब से। यहां पे कहा गया है कि ऑब्टेन परमिशन फॉर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहां पे जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, यहां से आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। मैं ऑब्जेक्शन वाली बात क्यों कर रहा हूं, पहले आपको यह बता देता हूं। पहले क्या होता था, इससे पहले कोई इंडस्ट्री ओपन होती थी तो ओपन होने से पहले ही उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता था। बट सरकार एक रूल लेके आई जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं EIA का अमेंडमेंट 2020। EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब जरा आप सोच के देखो, इससे पहले क्या होता था, आपको पहले क्लियरेंस लेना होता था। ये जब रूल आया, इसमें अमेंडमेंट जब आया तो अमेंडमेंट में कहा गया कि कंपनी लग जाए उसके 6 महीने 1 साल के अंदर आपको ये सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको 12 मंथ का टाइम दिया गया है और यहाँ पे आपको 6 मंथ का टाइम दिया गया है। अब जरा आप सोच के देखो कि कहीं पे इंडस्ट्री लगा दी गई, वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, आसपास के लोग परेशान हैं और वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। इसमें मेंशन किया गया है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो पोल्यूशन का कंप्लेन नहीं कर सकते किसी भी इंडस्ट्री पे। कंप्लेन रजिस्टर कौन कर सकता है, या तो जो गवर्नमेंट का आदमी इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज किया गया है, या तो वो कंप्लेन कर सकता है, या तो जो इंडस्ट्री ओपन किया है वो 100 मोटो लेके जाके कहे कि मैं जो इंडस्ट्री यहां पे चला रहा हूं उससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है। आप सोच के देखो ऐसा कौन करता है यार, मतलब इन्होंने कहां से ये लॉजिक लगाया है, इसको क्यों चेंज किया है, इंडस्ट्री को अपर हैंड क्या देना इसमें, मतलब जहां पे इन्वायरमेंटल बात हो। बेसिकली पहले हम इसको लेके बहुत कॉशियस नहीं हुआ करते थे, बट आज देख लो जहां पे ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पोल्यूटिंग है वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। जो वाटर, ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, लोगों को सांस नहीं लिया जाता है। बाद में लोग क्या करते हैं, वहाँ की ज़मीन औने पौने भाव में बेच के निकल लेते हैं, बच्चे मरने लगते हैं। अगर ज़्यादा एम्पैथी आपको फील करनी है तो साउथ की बहुत सारी मूवीज़ हैं जो इस टॉपिक पे बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, ये टोटली कंपनी के फेवर में है। गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया है आई डोंट नो,
ये बहुत ही खराब अमेंडमेंट था और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जो एनजीओज हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को अपोज किया था। और कोई भी आदमी इस टाइप का जो बिल आता है उसका अपोज ही करता है, जहां पे अब ये कॉमन सा लॉजिक है कि इन्वायरमेंटल से क्लियरेंस पहले लेना पड़ता है यार। बाद में एक बार कंपनी लग गई और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सपोज करो नहीं मिला, तो क्या कंपनी वहां से उठ के जाने वाली है? नहीं है। प्योर करप्शन के चांसेस वहां पे दिए जा रहे हैं। कंपनी क्या करेगी, भाई मेरा इतना का नुकसान होगा, तुम इतने पैसे ले लो। अधिकारी करप्शन करेंगे, वो कहेंगे देखो अगर मैं क्लियरेंस नहीं दूंगा आपकी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे इतना दे दो। तो ये सारी चीजें चलेंगी। क्यों ऐसा किया गया है, डोंट नो। आपके हिसाब से कुछ लगता है तो जरूर कमेंट करिएगा, और ये वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा। और यहां पे आपके पास ऑरेंज कैटेगरी के इंडस्ट्री जोन में जमीन होनी चाहिए। अब ये ऑरेंज कैटेगरी क्या है, बेसिकली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको हम स्टार्ट में कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, इन्होंने क्या किया, एक पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर तैयार किया। क्या तैयार किया, पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर, जिसके हिसाब से ये 0 to 100 में मार्क्स देते हैं, मतलब रेटिंग देते हैं। अब यहां पे इन्होंने जोन बनाए, कौन कौन से जोन बताया, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला इन्होंने बनाया रेड जोन, ऐसी इंडस्ट्री जिनका ये पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर 60 से ऊपर है, 60 है या फिर इससे ऊपर है, तो उनको हम लिखेंगे रेड जोन में। दूसरा जोन बनाया इन्होंने ऑरेंज। ऑरेंज वाला जो है वो 41 से लेके 59 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपकी इंडस्ट्री आएगी ऑरेंज जोन में। अब जैसे ये है रेड जोन, रेड जोन में कौन सी इंडस्ट्री आती है, बेसिकली जो केमिकल वाली इंडस्ट्री हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, इवन दो आपकी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो भी रेड जोन में आती है। तो ऐसे जो इंडस्ट्री हैं जहां से मतलब हैवी पोल्यूटेंट निकलते हैं उसे हम रेड जोन में रखते हैं। उससे कम वाले को हम ऑरेंज जोन में रखते हैं। इससे कम वाले को हम रखते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन बेसिकली कहां से कहां तक है, 21 से लेके 14 तक अगर आपका पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर है तो हम उसको ग्रीन जोन में रखते हैं। बेसिकली जो डेयरी के बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम बना रहे हो आप, चॉकलेट बना रहे हो, कहीं पे बेकरी बन रही है, बिस्किट बन रहा है, ग्लास कटिंग हो रही है, इस टाइप की चीजें जहां पे होती हैं उन बेसिकली सेक्टर्स को हम इसमें रखते हैं। अगर सेक्टर वाइज में बात करूं तो यहां पे टोटल जो सेक्टर इंक्लूड किया गया है वो सेक्टर है 60, नंबर ऑफ सेक्टर यहां पे 60 है। यहां पे जो सेक्टर इंक्लूड किए गए हैं दैट इज 83, और यहां पे जो सेक्टर इंक्लूड किए गए हैं दैट इज 63। इसके अलावा एक जोन और है जिसे हम कहते हैं व्हाइट जोन। व्हाइट जोन मतलब वहां का जो पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर है वो 20 से कम रहेगा। कितने से, 20 या 20 से कम रहेगा। तो ये बेसिकली जो गांव में छोटे मोटे कारोबार होते हैं, लकड़ी का, ग्लास का, छोटे मोटे कपड़े कटिंग, सिलाई, इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं जहां से पोल्यूशन ना के बराबर निकलता है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो स्मॉल स्केल में, तो वहां पे बेसिकली उसको हम रखते हैं व्हाइट जोन में। तो जैसे जैसे ये जोन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप रेड और ऑरेंज जोन में रहोगे, थोड़ा सा क्लियरेंस में आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, आपको ढेर सारे डिस्पोजल के लिए मशीनरी लगानी पड़ती हैं, ताकि जो वेस्ट हो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए, चाहे वो किसी टाइप का वेस्ट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, व्हाटएवर दैट। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर SVSF। किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो यहां पे इन्होंने एक फॉर्म दिया है, जब आप इनकी गजट देखोगे तो वहां पे एक फॉर्म मेंशन किया गया है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करके देना होता है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म 1। तो ये आप देखोगे, और अगर यहाँ पे टोटली जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से फॉर्म बना दिया है, बट स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन टेरिटरी हैं वो भी चाहे तो कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो उनके जुरिडिक्शन में वो कर सकते हैं। फी क्या रखा है गवर्नमेंट ने, फी रखा है 1 लाख रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है। ध्यान रखना ये नॉन रिफंडेबल है, प्रोसेसिंग फी है ये, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इससे ज्यादा भी रख सकती है डेफिनेटली। दूसरा क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट भी है। डिपॉजिट कितना है, 10 लाख रुपीज का। तो ये जो 10 लाख का डिपॉजिट है ये आपको मिल जाएगा जब भी आप स्टेशन बंद करोगे तब ये मिल जाएगा, बट इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलता नहीं है। डिपॉजिट आपको पता ही होगा कि ये बेसिकली सेफ्टी के लिए रखा जाता है कि आप अगर कोई गलती करते हो तो उस गलती को यहां से कंपनसेट किया जाए, इस सिक्योरिटी मनी से कट कर लिया जाए। अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हो तो वो भी यहां से कट किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशंस आएंगे उनको विद इन 60 डे प्रोसेस कर लेना। ये अच्छी बात है। 60 डे में प्रोसेस नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाना शुरू करेंगे, और जो नेता है वो अपने अपने रिश्तेदारों को ये देना शुरू करेंगे। ठीक है, खैर अब इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना अच्छा बिजनेस है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो स्क्रैपेज का फी होगी वो कितना होगी, ये सारा अभी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब पूरा डिटेल आ जाएगा इसके बारे में, ये बेसिकली लॉ बन जाएगा, इसके बाद जब पूरा प्रोसीजर पॉलिसी आएगी उसमें पता चलेगा क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी कोई एडिशनल एलिजिबिलिटी ऐड करना चाहती है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये उनका ज्यूरिडिक्शन है वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे ये सारे प्रोसेस जल्दी से हों, आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से मिले, इसके लिए गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठिए ऑनलाइन, वहां पे जो एप्लीकेशन है उसको फिल करिए, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपलोड करिए, उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है, कोई क्रॉस डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसको भी आपको दोबारा से आपसे मांगा जाएगा, आप अपलोड करिए और वहां पे टोटल विद इन 60 डे सारे वेरिफिकेशन तय कर लिए जाएंगे और आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं हम सिंगल विंडो क्लियरेंस। और इसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है कि जितने भी आपके यहाँ से चीजें हैं, जैसे लेबर लॉ अगर आपके यहाँ पे कोई है, पोल्यूशन के लिए कोई एडिशनल चीजें करना चाहते हो तो आपको भी ये सारी चीजें विद इन 60 डे क्लियर कर लेनी है। मतलब लोकल बॉडी जो है उनका भी अप्रूवल जो होता है विद इन 60 डे ही देना है। नेक्स्ट जो क्लॉज है यहाँ पे ये वैलिडिटी का है कि कितना दिन वैलिडिटी होगी और कितने टाइम बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होगा। बेसिकली जो आप स्टेशन चला रहे हो स्क्रैपेज स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, और डेफिनेटली आपको पता ही है उसी की बात ही हो रही है पूरा। तो यहाँ पे बेसिकली 10 ईयर स्टार्टिंग में जब आप पहली बार रजिस्टर कराओगे अपने आप को, अपनी कंपनी को या खुद को इंडिविजुअल को, तो 10 ईयर की उसकी वैलिडिटी होगी। अगेन ये 10 ईयर के लिए रिन्यू की जा सकती है और डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, इंस्पेक्शन आया तो आपका जो भी था सब सही ठीक था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रिन्यूएबल। अभी इस पर डिटेल आएगी और इस पर। और यहाँ पे जो आपका क्लॉज 14 है वहां पे ढेर सारी चीजें इसके बारे में मेंशन की गई हैं। आगे हम देखते हैं क्लॉज 14 किसके बारे में है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रिन्यू होगा आपके फॉर्म 1A पे। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको याद रखना नहीं है। फी अगर आप याद रख सकते हो, वैलिडिटी आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए, वैलिडिटी तो आप लोग रख ही लेना। फी अगर ट्राई करना अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है एक बार जिसके नाम पे हुआ है, जिस इंडस्ट्री के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन या जिस फॉर्म के नाम पे हुआ है उसी के नाम पे रहेगा, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है, क्राइटेरिया फॉर स्क्रैपेजिंग ऑफ व्हीकल। क्या क्राइटेरिया है, किस व्हीकल को आप स्क्रैपेज में डाल दोगे। ऐसा नहीं कि चोरों को बढ़ावा मिल जाए, लोग चोरी करके व्हीकल ला रहे हैं, आप फटाफट स्क्रैपेज कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिक्स किया है, कुछ क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख लीजिए। पहला तो यह है कि अगर कोई व्हीकल रजिस्टर नहीं हो पा रही है अंडर द CMVR रूल 52। CMVR बेसिकली बात करता है अगेन मोटर व्हीकल एक्ट के, कि अगर कोई व्हीकल रजिस्टर नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम है वहां पे, तो उसको स्क्रैपेज में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे सेक्शन 62 की बात की गई है मोटर व्हीकल एक्ट, जो बेसिकली बात करता है स्टोलन व्हीकल की। अगर व्हीकल मान लो जी कहीं पे कोई चोरी हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है आपको, उसको भी आप स्क्रैपेज में डाल सकते हो। आपने देखा होगा ना कि बहुत जो हमारे पास अथॉरिटी है, एजेंसी हैं, जो इस टाइप की चीजें जैसे ऑक्शन में कोई रखी गई हैं, पुलिस स्टेशन में जो व्हीकल रखी हुई, वो रखे रखे सड़ रही हैं, कोर्ट्स में जो रखी गई हैं वो रखे रखे सड़ रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगेन उनको जब हम स्क्रैपेज में डालते हैं तो एक तरह से रॉ मटेरियल भी क्रिएट होगा और कुछ रेवेन्यू भी क्रिएट होगा, नहीं फालतू में उसको रखा गया है। कि अगर कोई व्हीकल डैमेज हो गई है, कहीं पे रिवोट हो गया, कहीं पे आग लग गई है, नेचुरल डिजास्टर्स है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको भी आप स्क्रैपेज में डाल सकते हो। जो स्क्रैपेज स्टेशन है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं विथ डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हालांकि इससे पहले ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इनके लिए ऑलरेडी डिसमेंटल सेंटर थे, बट वो जो डिसमेंटल सेंटर थे अब ऐसे बन गए थे कि मतलब वहां पे लीगल से ज्यादा इलीगल व्हीकल खुलती थी। एक मैं कहानी आपको शेयर करता हूं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था एक बार कि यहाँ पे जो डिसमेंटल की मार्केट है, जहाँ पे एक्सीडेंट की व्हीकल डिसमेंटल की जाती है, बेसिकली वहां पे एक्सीडेंट की व्हीकल नहीं हो रही है, चोरी की व्हीकल हो रही है। और दूसरे दिन न्यूज आई कि सांसद साहब की गाड़ी गायब है और फिर पता ही नहीं चला कि उनके व्हीकल का क्या हुआ। तो उनकी स्कॉर्पियो उठा के मुझे लगता है कि लोगों ने खोल दिया। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यहां पे वो सारी चीजें स्टार्ट ना हो जाए, ये एक चैलेंज रहेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर कहीं पे कुछ सरप्लस है, जैसे सरप्लस की हम बात कर लें कि कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऑलरेडी व्हीकल्स पड़ी हुई हैं, रिपेयर पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की चीजें हैं, तो उनको भी स्क्रैपेज में आप ले सकते हो। डेफिनेटली उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, कौन उसका ओनर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑक्शन की कोई व्हीकल है, मतलब ऑक्शनिंग हो रही है, वो नहीं हो पाई, बहुत सारी व्हीकल पड़ी होती हैं, ऑक्शन नहीं हो पाता है उनका, तो उनको भेजा जा सकता है स्क्रैपेज में।
और अगर कहीं पे मान लीजिए कोई ओनर है वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरी व्हीकल को डाल दो, तो उसको भी डाला जा सकता है। तो ये बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है जिनको आपको फुलफिल करते रहना है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, OEM मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मना कर दी भाई, टेस्टिंग के लिए मना कर दी, रिजेक्ट कर दिया उस कंपोनेंट्स को, तब उसका क्या करोगे आप? उसको भी आप स्क्रैपेज में डाल सकते हो। और ऑक्शन के लिए हमने पहले ही बात कर लिया कि जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सपोज कोई बैंक है और उसके पास व्हीकल्स आ गई, उसको ऑक्शन में करना है बट नहीं जा रही है व्हीकल, उनकी हालत खराब है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो वो बैंक क्या करेगा? उसको स्क्रैपेज में भेज सकता है। नेक्स्ट जो का क्लॉज है राइट टू इंस्पेक्शन। राइट टू इंस्पेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी ऑफिसर्स हैं, बेसिकली हम यहाँ पे आरटीओ ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे अथॉरिटी जिसको स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, ठीक है, तो वो बेसिकली आरवीएसएफ के जो स्टेशंस हैं, जो सेंटर्स हैं, उनके प्रीमाइसेस जो हैं उसका इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आरटीओ ऑफिसर्स जाएंगे या फिर एमबीआई जाएंगे, एमबीआई भी जाएंगे, जिनको भी डेजिग्नेट किया जाता है। अभी जब रूल में चेंजेज आएंगे, जब आपके स्टेट के जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर आएंगे, तो उसमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट किसको एथोराइज कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्लॉज 10 स्क्रैपेज प्रोसीजर। तो ये बहुत बड़ा क्लॉज है, काफी प्रोसेस फॉलो करना है। इन शॉर्ट में बता दूं आपको, इन ब्रीफ में ओवरव्यू, कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको क्लियरेंस चाहिए, वो सारा होने के बाद किस प्रोसेस से आपकी व्हीकल स्क्रैपेज में जाएगी। सपोज कर लीजिए सबसे पहले ओनर आता है, आप उसका देखोगे कि वो व्हीकल उसी के नाम से रजिस्टर्ड है, कब की रजिस्टर्ड है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, चोरी की है कि नहीं है, बाकी सारी इस टाइप की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। फिर जब आप स्क्रैपेज ऑपरेशन करोगे, उसमें भी बाकी सारी चीज़ें, जो एक पूरा डाटा तैयार करना है आपको, उसको भी इंस्पेक्ट किया जाएगा कि आपने कौन सी व्हीकल को स्क्रैपेज किया, कौन ओनर था उसका, कहाँ की व्हीकल थी, कहाँ रजिस्टर्ड थी। ये सारा डाटा पूरा आपके पास होना चाहिए जितनी भी व्हीकल को आप स्क्रैपेज में डालते हो। और डेफिनेटली जब व्हीकल स्क्रैपेज में चली जाएंगी तो वहाँ पे आपको इश्यू किया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग। ये सर्टिफिकेट का फायदा क्या है, मैंने ऑलरेडी ग्रीन टैक्स में आपको बताया हुआ है, या व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है जो उसमें बताया हुआ है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, रोड टैक्स में बेनिफिट मिलेगी, न्यू व्हीकल परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको 5% का कंसेशन मिलेगा। इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ये सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो ये सारे आपको फायदा होंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टेशंस हैं वो क्या करेंगे, एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी। तो ये होना ही चाहिए ऑब्वियसली कि आपके स्टेशन में कौन सी व्हीकल आ रही हैं, क्या नंबर प्लेट है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ताकि एक फेयर, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि एक फेयर हो। बाकी तो आप जानते ही हो इंडिया की क्या हालत होती है, आपने देखे ही हो, कह देते हैं कि उस टाइम कैमरा ही काम नहीं कर रहा था जब व्हीकल आई, लाइट चली गई थी, क्या अलग अलग एक्सक्यूज होते हैं लोगों के। स्क्रैपिंग आर्ट, अब इसके बारे में बहुत सारे क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना बड़ा स्क्रैपिंग आर्ट होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें, बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है। अब यहाँ पे मेंशन किया है कि रूल और रेगुलेशंस कौन कौन से यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के रूल हैं, उसके हिसाब से भी आपको स्क्रैपेज में जाना है। फिर जो CMVR है उसके हिसाब से, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के जो रूल्स आएंगे, अभी आएंगे इस नोटिफिकेशन के बाद, बाकी सारे स्टेट भी बारी बारी से धीरे धीरे अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर उनको कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, जैसे हमने कुछ डिस्कस किया कि कुछ क्राइटेरिया चेंज करना चाहते हैं, कुछ अलग से एडिशन करना चाहते हैं, तो वो सारा कर सकते हैं। तो उसके बाद वो रूल आएगा। वो जो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का, ये भी अमेंडमेंट आपके ऊपर लगता है, ओजोन डिप्लेशन वाला लगता है, बैटरी मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं ये आपके ऊपर अप्लाई होंगे। जब इतने सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन को जो इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज हैं वो आपका जो भी स्टेशन है उसको विजिट कर सकती हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये राइट्स होगा। ठीक है, तो मतलब आप सिंपल समझ गए ना, मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR आपके अंडर में आता है। मतलब जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके अंडर में आता है, तो इसके लिए वो इंस्पेक्ट करेंगे। मतलब ये तीनों के लिए तो आप ऑफिसर हो, बाकी सबके लिए जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे वो इंस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे ऑडिट और सर्टिफिकेशन, ऑडिट कौन कर सकता है? ऑडिट मतलब आपका स्टेशन चल रहा है तो उसका ऑडिट भी तो होना चाहिए ना, कि जो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट मांग रही है, जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो मशीनरी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, वो सारा चीज़ आप फॉलो कर रहे हो या फिर अपनी मनमर्जी चला रहे हो। तो वो सब करने के लिए ऑडिट एक प्रॉपर हो जाएगा। कौन कौन ऑडिट कर सकता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, बट ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज 16 है, ये बेसिकली 16 होगा क्लॉज आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्लॉज है अपील का, है कि अगर मान लीजिए जितना भी हमने GSR डिस्कस किया है इसमें से कोई रूल है
और किसी के अंडर ऑर्डर आता है और आप एग्रीव्ड हो उस ऑर्डर से, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको अपील का चांस दिया जाएगा और ये अपील आपको विद इन 30 डेज करनी है। ये टाइम आप ध्यान रख लेना। जब भी ऑर्डर आता है उसके विद इन 30 डेज आपको अपील करनी है। कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट के पास कर सकते हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कमिश्नर या फिर सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी डेजिग्नेट करती है उसके यहाँ पर आप अपील कर सकते हो। कैसी अपील, कैसा मैटर? जैसे यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का कोई ऑर्डर हो या किसी भी चीज़ है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी व्हीकल स्क्रैपेज में जा रही है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप उसको इशू को एड्रेस कर सकते हो, अपील कर सकते हो उस पर। अपील करने के लिए आपको एक प्लेन पेज पे अपना एप्लीकेशंस लिखने हैं और उसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपको 10,000 रुपये की चपत लगेगी। ठीक है, 10,000 रुपये वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेट आप ध्यान रख लेना। डेट मतलब ये जो टाइम है ये आप ध्यान रख लेना कि जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जहाँ पे आप अपील कर रहे हो 14 डेज के अंदर, मतलब जब आपने अपील किया उसके 14 डेज के अंदर इसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए, जो भी केस है उसका फैसला आ जाना चाहिए। तो ये दोनों टाइम आप याद रख लेना, 30 डेज में अपील करना है और अपील के विद इन 14 डेज जो भी है वो केस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको पता, आप इसका कर सकते हो। पहला तो वैलिडिटी के बारे में है, तो वैलिडिटी होती है 10 ईयर की। नॉन रिफंडेबल फी कितना है? रजिस्ट्रेशन फी जो नॉन रिफंडेबल होगी दैट इज 1000 मतलब 100,000 मतलब 1 लाख। हु इज एलिजिबल टू अप्लाई द SBRF? कौन अप्लाई कर सकता है? कोई इंडिविजुअल कर सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ट्रस्ट, हाँ सारे लोग कर सकते हैं। इफ एनी पर्सन एग्रीव्ड, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो कितने दिन में अपील करनी है? 30 डेज में अपील करनी है, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है SVSF सेल प्रोवाइडेड द नेसेसरी कनेक्टिविटी विथ। नेसेसरी कनेक्टिविटी मतलब उनको दिया जाएगा, एक्सेस दिया जाएगा, वाहन का एक्सेस दिया जाएगा, NCRB का दिया जाएगा और लोकल पुलिस का भी एक्सेस दिया जाएगा, ताकि वो वेरीफाई कर पाएंगे जिस व्हीकल को स्क्रैपेज में वो डाल रहे हैं वो लीगल तरीके से डाल रहे हैं या वो व्हीकल ही इलीगल है। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा आपका ऑल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CPCB पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर ऑफ द ऑरेंज इंडस्ट्री जोन इज। यहाँ पे ऑरेंज इंडस्ट्री जोन की बात की गई थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो क्या होता है? दैट इज 41 to 59। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।